नमस्कार। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, फूट कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत एकमात्र ऐसे कवि हैं हिंदी साहित्य के जो छायावाद से चले, रहस्यवाद में आए और प्रकृतिवाद में आए, और तीनों ही आंदोलनों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। न केवल साहित्यिक आंदोलनों में अपितु महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे हैं, प्रकृति के कवि हैं, प्रकृति के साथ इन्होंने जीवन जिया है और प्रकृतिमय जीवन जिया है। एकमात्र कवि हिंदी के जो बहुत कोमल भावनाओं के साथ अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे इनके शब्द हैं, जैसे इनके भाव हैं, वैसी ही इनकी वाणी भी बहुत कोमल थी। बहुत धीरे धीरे, बहुत मृदु भाषा में ये बात किया करते थे। जैसा इनका खूबसूरत व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के अनुरूप ही इनका ज्ञान और इनकी प्रतिभा थी। हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की। हिंदी के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कसौनी उत्तराखंड में हुआ था। आज जो उत्तराखंड है उस समय वो उत्तर प्रदेश था। पहाड़ी गांव में ढलानों का उतार चढ़ाव, चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, उनमें छनकर आती हुई हवा, छनकर आती हुई चांदनी और छनकर आती हुई धूप, इसके बीच में पले बड़े सुमित्रा नंदन पंत। जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। प्रकृति ही इनकी मां बनी और प्रकृति की गोद में ही ये पले। दादी के आश्रय में पले, दादी से कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए और दादी की उन कहानियों का जो प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ा, वो परियों की, वो देवलोक की, वो परिलोक की, वो चांदलोक की जो कहानियां इन्होंने सुनी, वो कहानियां और परिवेश दोनों ने मिलकर एक बहुत ही कोमल भावनाओं के कवि को जन्म दिया। सुमित्रा नंदन पंत। पिता श्री गंगादत्त पंत कसौनी के ही चाय बागान में मैनेजर थे। भाई प्रकृति से कवि थे। इनके बड़े भाई जो अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी तीनों ही भाषाओं में बहुत अच्छी महारत रखते थे। वे कविताएं किया करते थे और जब वे अपनी पत्नी को कविताएं सुनाया करते थे, तब दरवाजे की ओर से बालक सुमित्रा नंदन पंत, जिनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, वो कविता सुना करते थे और भाई के द्वारा कहे गए शब्दों को पकड़कर उन शब्दों के साथ अपने शब्दों को समायोजित कर वे एक नई कविता गढ़ लेते थे और नई कविता गढ़कर अपने मित्रों को सुनाते थे। कविता वहां से जन्मती है जब उन्हें स्वाभाविक जमीन मिलती है हृदय तल पर। हृदय तल की उस स्वाभाविक निर्मल कोमल जमीन पर जो शब्द प्रस्फुटित होता है, हकीकत में वही कविता होती है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने प्रारंभिक पढ़ाई वहीं अपने गांव में की। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया और इलाहाबाद में वे 11 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद गए थे। वहां उन्हें अपना नाम बड़ा अजीब सा और पुरानी तरीके का लगा। उन्होंने एक बार रामलीला देखी और रामायण में लक्ष्मण के चरित्र से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन रख दिया। ये उनके नाम परिवर्तन की कहानी है। गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत बनने के बाद उनके काव्य यात्रा
प्रारंभ हुई। अब सुमित्रा नंदन पंत इलाहाबाद में अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान 1919 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे सत्याग्रह में कूद गए और पढ़ाई बीच में ही छूट गई। कोई मलाल नहीं था सुमित्रा नंदन पंत को, क्योंकि उन्होंने जीवन के विद्यालय से इतना सीखा था। जीवन के विद्यालय में उन्होंने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन इतना प्रौढ़ था कि जो औपचारिक पढ़ाई थी वो उसके सामने गौण थी। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत ने कभी उसको इतना गंभीरता से नहीं अपने जीवन में आने दिया। कर्म क्षेत्र उनका ज्यादातर जो है वो इलाहाबाद रहा। वे अध्यापक भी रहे कुछ समय के लिए, लेखक और कवि वे थे ही। मुख्य रचनाएं जो उनकी हैं वे हैं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद आदि। गीत और कविताएं ही वे लिखते थे और साहित्य की ये दो विधाएं ही इनका परिचय है। हिंदी भाषा खड़ी बोली में वो लिखते थे और सहज प्रवाहित होने वाली इनकी भाषा थी। कहीं भाषा में कोई क्लिष्टता नहीं थी। आप जब इनकी कविताएं पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो सहज बहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दो पंक्ति प्रारंभ में पढ़कर सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये पंक्तियां। वियोगी होगा पहला कवि। और वास्तव में कविता जो है वो आंसुओं से फूटती है, कविता जो है वो हृदय से फूटती है, कविता जो है वो पीड़ा के द्वारा जन्म लेती है। और यह बात सुमित्रा नंदन पंत ने स्पष्ट की है, उसे मान्यता प्रदान की है। रहस्यवाद, प्रगतिवाद और छायावाद, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि छायावाद से प्रारंभ किया। छायावाद के प्रवर्तक चार कवियों में से एक सुमित्रा नंदन पंत थे। एकांत में, पहाड़ों में, झील के किनारे एकांत में बैठकर कविता करते थे। और वो जो एकांत था संध्या सुंदरी में भी उतरा, वो सांझ में भी उतरा, वो रात में भी उतरा। उनकी हर कविता में वो एकांत और वो प्रकृति दर्शन आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। सुमित्रा नंदन पंत को बहुत सारे पुरस्कार मिले। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और उनकी लोकायतन जो काव्य संग्रह है उस पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार, अन्य बहुत सारे पुरस्कार उनको प्राप्त हुए। और साहित्य सृजन करते करते इलाहाबाद में 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रा नंदन पंत हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। लेकिन अपने पीछे एक बहुत लंबी परंपरा साहित्य की वो छोड़कर गए। एक बहुत बड़ा भंडार साहित्य का वो छोड़कर गए और बहुत सारी संभावनाएं भी छोड़कर गए साथ में आगे काम करने वालों के लिए, आगे के कवियों के लिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि काव्य या साहित्य सृजन किसी विशेष योग्यता का मोहताज नहीं है। वो अंदर से उठने वाला भाव है जो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आता है और आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में यह भी प्रसिद्ध है और स्वयं श्री अमिताभ बच्चन ने करोड़पति के एक एपिसोड में कहा था कि उनका नाम अमिताभ सुमित्रा नंदन पंत ने रखा था। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ जी के पिताजी, बहुत अच्छे मित्र थे और इन दोनों का बहुत लंबा साथ रहा। उसी दौरान अमित जी का जन्म हुआ और स्वयं पंत साहब ने, सुमित्रा नंदन पंत साहब ने अमिताभ का नाम अमिताभ रखा। तो ऐसा व्यक्तित्व जो कोमलता से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्तित्व जो भावनाओं से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने भावों को शब्द देने में माहिर है, ऐसा व्यक्तित्व था सुमित्रा नंदन पंत का। उन्होंने लक्ष्मण से प्रभावित होकर नाम बदला और उन्होंने नेपोलियन से प्रभावित होकर व्यक्तित्व बदला। उन्होंने एक बार नेपोलियन की तस्वीर देखी और उन्होंने देखा कि नेपोलियन के बड़े बड़े घुंघराले बाल और बड़े सुदर्शन लग रहे थे। तब से सुमित्रा नंदन पंत ने बड़े बड़े घुंघराले बाल रखने शुरू कर दिए और निश्चित रूप से उनकी तस्वीर देखिएगा आप कि उन घुंघराले बालों में उनका व्यक्तित्व और निखर कर आया। और उसके बाद ये परंपरा चली कि कभी लोग बाल बड़े रखने लग गए।
ताकि वो कवि दिखें। लेकिन कवि दिखना और कवि होना दोनों में बहुत अंतर है। और सुमित्रा नंदन पंत एकमात्र ऐसे कवि थे जो कवि दिखते भी थे और कवि थे भी। तो जब हम सुमित्रा नंदन पंत के व्याख्या खंड पर बात करेंगे, जब हम उनकी समग्र समीक्षा करेंगे, तब इस ही पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनकी समीक्षा करेंगे। नमस्कार।